नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम सामान्य विज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। ये ऐसे सीरीज का सेट 3 है और ये प्रश्न जो है आपको एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। साथ ही आप जो है जेपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी इन सभी में ऐसे प्रश्नों को देख सकते हैं। इवन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेंगे। बिना किसी देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इससे जल अपघटन हो सकता है, इससे तारों में खराबी आ सकती है, इससे विद्युत अपघटन हो सकता है। इसका सही उत्तर है ए, इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, क्योंकि पानी जो है वो जो धारा है उसका मतलब विद्युत धारा का सुचालक होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन होने की संभावना रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। प्रश्न 2 है, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, यह तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसमें गलत कथन यह है कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के सीधे अनुपात में नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जो डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का सीधा अनुपात में नहीं होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न 3 है, डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक तरह का यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। प्रश्न 4, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार निम्नलिखित गैसों में से कौन सी है? SO2, CO2, NO2, O2। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका सही उत्तर है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसके लिए CO2 मुख्यतः जिम्मेवार है। प्रश्न 5, निम्न में से किस अयस्क के निष्कर्षण के लिए झाग प्लावन प्रक्रम का प्रयोग किया जा सकता है? SnO2, PbCO3, PbS, Al2O3। जिसके अयस्क में सल्फर होता है उसको झाग प्लावन विधि से हटाया, वो शुद्ध किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है उसका। तो पीबीएस, यहां पर पीबीएस उसमें जो है झाग प्लावन प्रक्रम लगाया जा सकता है। प्रश्न 6, साल्वे प्रक्रम निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? Na2CO3, NaNO3, CaCl2, NaOH। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को बनाने में साल्वे प्रक्रम का यूज होता है, साल्वे प्रक्रम का प्रयोग होता है। प्रश्न 7, कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है? एक्सट्रीमोफाइल, कवक, आदिजीव, ससीम केंद्रिक। कुकुरमुत्ता एक तरह का कवक होता है, फंजाई होता है ये।
तो कुकुरमुत्ता कवक होता है, कवक प्रकार का रोगाणु है। प्रश्न 8, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन, अभिकेंद्रीय त्वरण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। इस तरह से डी विकल्प इसका सही है। विद्युत मोटर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न 9, तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण है रेडियो सक्रिय विघटन, भारी नाभिक का विखंडन, हल्के नाभिकों के संलयन, जीवाश्म ईंधन का दहन। हल्के नाभिकों के संलयन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ऊर्जा तारा में, जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, हल्के नाभिकों में हाइड्रोजन के नाभिक वहां पर मिलके हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान जो है बहुत ही भारी मात्रा में, प्रचंड मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है और वही ताप और प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो हल्के नाभिकों के संलयन के कारण तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। प्रश्न 10, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है? रैप्डोविरिडा, प्लाज्मोडियम बाइबॉक्स या येर्सिनिया पेस्टिस, एंटामीबा डिस्टिलिका। प्लाज्मोडियम बाइबॉक्स से मलेरिया पैदा होता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, वीडियो की जानकारी मिलती रहे, और जैसे ही हम अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिले तो उसके लिए आपको इसके बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? सोडियम, जस्ता, तांबा, सीसा। इनमें से जो दिया हुआ है, सोडियम तो बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है और इनमें जो दिए हुए हैं उनमें से सबसे कम जो रिएक्टिव है वो तांबा है। तो तांबा निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? तो तांबा इनमें से, सोडियम, जस्ता, तांबा, सीसा में से तांबा सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। प्रश्न 12, डैश एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। पानी जो है एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है, लेकिन यह जीवन के लिए आवश्यक है। किसी भी प्रकार के जीवन में पानी की जरूरत होती है। आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन की जरूरत भी तो सब में होती है, लेकिन नहीं। पेड़ पौधों को ऑक्सीजन अगर नहीं भी मिलेगा तो भी वो काम चला लेंगे। इस तरह से, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जरूरी नहीं है कि हो अवेलेबल, पर पानी जो है जरूरी है हर एक तरह के जीवन के लिए। जीवन की बात कर रहे हैं, ये जीवन सिर्फ मानव जीवन नहीं है, पेड़ पौधों के भी जीवन के बारे में बोल रहे हैं और भी छोटे छोटे जंतुओं के बारे में, जीव के बारे में। प्रश्न 13, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी, जिगर, लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में, मानव शरीर में जिगर होता है, लीवर होता है। प्रश्न 14, फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? उबलना, ऊर्ध्वपातक, बुवाई, निस्पंदन। निस्पंदन एक प्रक्रिया है जिसको फिल्टरेशन का ही हिंदी है निस्पंदन। तो फिल्टरेशन या निस्पंदन कहलाता है अगर हम फिल्टर का उपयोग करके तरल में निलंबित जो सामग्री है उसको हटाते हैं। तो
प्रश्न 15, बौना रूप में बनते पेड़ों की प्राचीन प्राच्य कला को डैश कहा जाता है? बोनसाई, पेड़ आकार देने, लघु रूप, पूक ट्री। सही उत्तर है इसका बोनसाई। बोनसाई एक ऐसा है जो कि आप बड़े से बड़े पौधों को ठीक उसी तरह के शेप में लेकिन बहुत ही छोटे आकार में जो है बनाते हैं, मतलब उगाते हैं। तो आपका बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन प्राच्य कला जो है वो बोनसाई है। प्रश्न 16, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, सिस्मोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व मापने के लिए होता है, लैक्टोमीटर। बैरोमीटर का वायुदाब के लिए, हाइड्रोमीटर का अपेक्षित घनत्व के लिए, सिस्मोमीटर का भूकंप की तीव्रता के लिए। तो इस तरह से इसका उत्तर है लैक्टोमीटर, दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर। अगर आपको वायुदाब का पूछेंगे तो बैरोमीटर हो जाएगा। आपेक्षित घनत्व के लिए अगर पूछेंगे, आपेक्षिक घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर, और सिस्मोमीटर के बारे में अगर पूछेंगे तो वो पूछेंगे भूकंप के से संबंधित, भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए। प्रश्न 17, उच्चतम क्वथनांक बिंदु वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? टंगस्टन, एथेनॉल, निकल, प्लेटिनम। टंगस्टन का जो क्वथनांक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा है इनमें से। टंगस्टन, इथेनॉल, निकल और प्लेटिनम में टंगस्टन का 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। इथेनॉल का इनमें से सबसे कम है जो कि 78.37 डिग्री होता है। निकल का 2913 और प्लेटिनम का 3825। तो अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा क्वथनांक बिंदु के हिसाब से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले आपका टंगस्टन आएगा, फिर प्लेटिनम आएगा, फिर निकल आएगा, फिर इथेनॉल आएगा। इथेनॉल का 78.37 डिग्री। इथेनॉल ऐसे भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आप देखते हैं। प्रश्न 18, जर्मन रजत निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक, कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर और टीन, कॉपर, जिंक और टीन। जर्मन रजत, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल मिला हुआ होता है, और कॉपर जो है सबसे ज्यादा, उसमें 60% मिला होता है। जिंक और निकल 20-20%। तो कॉपर, जिंक और निकल जो है जर्मन रजत यानी कि जर्मन सिल्वर का घटक है, और जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकल का मिश्र धातु। प्रश्न 19, सभी खाद्य श्रृंखलाएं डैश से शुरू होती हैं? जीवाश्म ईंधन के दहन से, भोजन खाने से, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से, बैक्टीरिया के अपघटन से। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से। यही कारण है कि सूर्य को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, क्योंकि वहीं से जो है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको एनर्जी कहां से मिलती है? वो सूर्य से मिलती है। फिर कंज्यूमर तो जो प्रोड्यूसर, जैसे हरे पौधे भोजन अपना बनाते हैं, हम हरे पौधों को खा लेते हैं, जीव जंतु खा लेते हैं, और उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो सूर्य के से प्राप्त ऊर्जा से सभी खाद्य श्रृंखलाएं जो फूड चेन होती हैं वो वहीं से शुरू होती हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20 है, डैश श्वेत रक्त कणिकाओं के लिए एक और नाम है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका को डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। एरिथ्रोसाइट्स जो है आरबीसी का दूसरा नाम है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का नाम है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल्स का पावर हाउस होता है, और ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो ये पावर हाउस ऑफ सेल्स है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं
वो हमारा क्या है, WBC का दूसरा नाम है। और एरिथ्रोसाइट्स RBC का, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर कर दीजिए, MC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको MC एजुकेशन के द्वारा जो भी वीडियो प्रेषित किए जाएं, जो भी अपलोड किए जाएं, उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। यह आपके तैयारी में बहुत ही मददगार होने वाला है, क्योंकि यहाँ प्रश्नों के सिलेक्शन उसी हिसाब से किए जाते हैं जिनके आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं, आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे या कर लेंगे, और लाइक भी कर देंगे इस वीडियो को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी इसके अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।